प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी के बदले हुए नए पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 6 त्रिभुज और त्रिभुज में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसे अपन थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, का अध्ययन करेंगे। इसका निगमन जानेंगे। विद्यार्थी, चूंकि यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये अक्सर करके एग्जाम में आता रहता है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। तो विद्यार्थियों, मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हाँ विद्यार्थियों, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आप तक मिलते रहें सबसे पहले, तो यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ सब्सक्राइब रेड कलर से अगर लिखा हुआ तो उसको एक बार टच बस कर दीजिएगा। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। विद्यार्थी, थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे पढ़ने के पहले इस अध्याय में समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता, ये समरूपता क्या है इसे जान लेना आवश्यक है, क्योंकि इसका उपयोग होगा, है ना, इसकी ज़रूरत होगी। तो पहले जाने लेते हैं कि समरूपता शब्द का अर्थ कि समरूपता है क्या। ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार कैसे हों, एक जैसे हों, जिनके रूप एक जैसे हों, लेकिन साइज यानी कि माप, परिमाप अलग अलग हो, तो समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। हम इसको नोट भी करा देंगे अभी, लेकिन परिभाषा आपको समझाने के लिए हम यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। जो पेपर हमने कागज़ लिया, कागज़ का टुकड़ा है, किस आकार का है, तो आप कहेंगे सर ये वर्गाकार है। दिख रहा होगा आपको, वर्गाकार है ना, इतना तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा आपको बराबर दिख रही होगी, है ना। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90-90 अंश के होते हैं, ठीक है। तो ये वर्गाकार है। अब हम दूसरा आपके सामने एक टुकड़ा ये रखे, ठीक है। अब ये कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये भी वर्गाकार है, क्योंकि ये भी आपको बराबर ही दिख रहा होगा, इसकी चारों भुजा बराबर ही दिख रही होंगी, तो ये भी वर्गाकार, ये भी वर्गाकार, यानी इसका और इसका रूप तो एक सा है। लेकिन देखिए, ये एक बराबर है क्या, नहीं है ना, ये बड़ा ये छोटा, ठीक है ना, तो एक बराबर तो नहीं है। तो माप अलग अलग हो गई। जब माप अलग अलग हो गई तो ऐसी आकृतियों को ही अपन समरूप आकृतियां कहते हैं, और इस गुण को समरूपता कहते हैं, ठीक है। और एक उदाहरण ले लेते हैं, ये देखते हैं अब दूसरे उदाहरण से। ये एक दिख रहा होगा आपको, क्या है, ये त्रिभुज है, लेकिन देखिएगा कौन सा त्रिभुज है। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा आपको लगभग देखिए बराबर दिख रही होंगी ना, तीनों भुजा, ये 3 भुजा, और तो 3 भुजा जब बराबर होती हैं तीनों भुजा, तो ऐसे त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में एक विशेषता और होती है, क्या होती है कि तीनों कोण बराबर होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं ना, तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पर हम बात करें, ये कैसा है, ये भी आप कहेंगे कि सर लगभग एक जैसा तो दिख ही रहा है, ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा ये एक जैसा दिख रहा है ना, लेकिन साइज अलग अलग है, ये बड़ा है और ये छोटा हुआ ना, तो है तो दोनों समबाहु त्रिभुज, लेकिन माप अलग अलग है, तो यहाँ पर ये भी समरूप आकृतियां कहलाएंगी। अब बात यहाँ पर आती है कि सर्वांगसम आकृतियां किन्हें कहते हैं, सर्वांगसम। अब देखिएगा ये त्रिभुज दिख रहा है, अब हम कहें ये वाला त्रिभुज देखिएगा, ये तो रूप तो एक से है, लेकिन अब देखिएगा साइज भी एक है ना, तो ये क्या हो गए, सर्वांगसम कहला गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और निकल करके आती है कि प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। जैसे ये और ये है तो क्या समरूप है, पर सर्वांगसम है क्या, नहीं है ना, तो प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती, लेकिन प्रत्येक सर्वांगसम आकृतियां आपस में समरूप होंगी ही। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय की महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण बिंदु जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, साथ ही साथ आगे पढ़ने के लिए इन बातों को जानना आवश्यक है, तो हम उनको नोट भी कराए देते हैं।
और एक एक करके थोड़ी थोड़ी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इन बिंदुओं को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। तो पहले अपन, जैसा आप पढ़ ही लिया, आपने समझ भी लिया है कि समरूपता किसे कहते हैं, आपने जान लिया है ना अभी। अब परिभाषा भी समझ लीजिए कि अपन ऐसे लिखेंगे कि वे सभी आकृतियां जिनका आकार समान हो। आपने देखा ना कि आकार समान था, वर्गाकार वर्गाकार, समत्रिभुजाकार समत्रिभुजाकार। हाँ, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण और भी है, क्या? व्रत। तो सभी व्रत समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं और सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो वे सभी आकृतियां जिनका आकार समान हो किंतु माप या परिमाप अलग अलग हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं तथा उनका यह गुण समरूपता कहलाता है। तो ये समरूपता की परिभाषा हुई। ठीक है, आप आगे जानेंगे दूसरी नंबर में कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। ये प्रश्न भी आ जाता है ये 2 नंबर में कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए प्रतिबंध लिखिए। अपन इसको डिटेल में समझेंगे भी, पर यहाँ अपन देख लेते हैं कि 2 प्रतिबंध होते हैं। तो 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि पहला प्रतिबंध है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और दूसरा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपातिक होती हैं। यहाँ समान होती हैं नहीं लिख दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर समान होती हैं लिख देंगे तो ये समरूप नहीं बल्कि तो सर्वांग सम हो जाएंगे वैसी स्थिति में, है ना। तो क्या लिखेंगे? 2 शर्त कौन सी? कि पहली शर्त है कि उनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए, दूसरा संगत भुजाएं समान अनुपातिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये त्रिभुजों की समरूपता के लिए प्रतिबंध हुआ। अब बात आती है थेल्स प्रमेय, जिसको अपन को सिद्ध भी करना है। तो इसका अपन यहाँ पर कथन, अभी केवल कथन जाने लेते हैं। अगर प्रश्न आया कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए, तो आपको केवल कथन बस लिखना है और लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो इसको, हाँ, इसको सिद्ध करने के लिए भी 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला ऐसा कि थेल्स प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अथवा दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा कि ये जो कथन है इसके आगे सिद्ध करो की लिखा रहेगा। सिद्ध करो की किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, यानी कथन क्या हुआ कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये तो कथन हुआ। अभी इसको समझेंगे क्योंकि आज इसी को तो पढ़ना है। तो आगे देखेंगे कि ये कथन का आशय क्या हुआ, कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, अभी आगे बिंदु समझ लेते हैं। और तो चौथा, इसका विलोम। यहाँ पर देखिएगा इसका उल्टा कथन आएगा। यहाँ पर थोड़ी सा यहाँ समझते हैं, थोड़ी सा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब यहाँ पढ़ते हैं, देखें इसका उल्टा आशय निकलेगा कि यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा उसकी 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यानी जो इसकी आखिरी वाली लाइन थी वो शुरू में आ गई, है ना। समान अनुपात वाली लाइन शुरू में आ गई कि अगर वो समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये विलोम है, इसका भी निगमन अपन आगे देखेंगे इसी अध्याय में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसका कथन अगर आया, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। ये तो आप अच्छे से परिचित हैं। पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए बना? समकोण त्रिभुज के लिए बना है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय में शुरुआत करेंगे किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। कर्ण किसको कहते हैं? जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण कहलाती। कर्ण सबसे बड़ी भुजा कहलाती है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये कथन हुआ। विद्यार्थियों,
चिंता ना कीजिएगा, अभी केवल अपन जो महत्वपूर्ण बातें हैं जहां से 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उनको जान रहे हैं। फिर डिटेल में 4 अंक के क्वेश्चंस के लिए अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन हो गया, है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, वही अर्थ हुआ इसका। इसका विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ध्यान दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है ना, तो इसका जो निगमन है कोर्स से हटा दिया गया, निगमन कोर्स से हटाया गया है इसका, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का। लेकिन मतलब इस वर्ष के लिए हटाया गया है, लेकिन इस पर उपयोग या इस पर आधारित अंक गणितीय जो क्वेश्चंस आते हैं वो आ सकते हैं, इसलिए इसका अर्थ जान लेना आवश्यक है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है कि यदि किसी त्रिभुज में, अब देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया था, यहाँ समकोण त्रिभुज दिया नहीं है, हम कहेंगे यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। समकोण इसमें शुरू में था, दिया था, और बाकी सेकंड अन्य बातें बाद में आई थी, है ना। और इसमें उल्टा हो रहा है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, ये विलोम हुआ। अब इसके बाद देखते हैं ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट यहाँ से भी सत्य असत्य में क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे आपने इनको जान भी लिया होगा कि पहला, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। विद्यार्थी, ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अक्सर परीक्षा में पूछता था, लेकिन इस वर्ष जो 30% कोर्स कम किया गया है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये वाला प्रमेय आपको निगमन में नहीं आएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये जो क्षेत्रफल प्रमेय है ना, इसको 30% जो कोर्स कम किया गया उसमें इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो इसका निगमन नहीं है, लेकिन हाँ कथन तो यूज हो सकता है ना सवाल में, इसलिए कथन जान लेना आवश्यक है। आप दूसरा, समरूप त्रिभुजों की परिमाप का अनुपात, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात था, यहाँ पर काय का अनुपात, परिमाप का अनुपात, परिमापों का अनुपात काय के बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर क्या था, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता था। ठीक है ना। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, और परिमाप की बात करेंगे तो परिमापों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपातों के बराबर होगा। ठीक है ना, क्लियर। अब इसके बाद ये ध्यान दीजिएगा कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आपने देखा ना अभी, सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, और सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये समरूप आकृतियों के क्या हुए, उदाहरण हुए। आप आखिरी वाली लाइन ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती, ये और ये कैसी है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम के साथ साथ एक जैसी भी तो है, यानी समरूप भी है। तो प्रत्येक सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, किंतु ये समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है, बराबर नहीं है। तो किंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना आवश्यक होगा। तो फटाक से आप इन्हें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर इत्मीनान से नोट कर सकते हैं। जो आप जाने लेते हैं थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ बिंदु होते हैं, निर्धारित बिंदु, उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन को लिखना पड़ता है कथन, फिर दिया है, फिर सिद्ध करना, फिर रचना और उपपत्ति। उपपत्ति पे प्रमेय सिद्ध हो जाता है। सभी पॉइंटों के बारे में जाने लेते हैं। कथन, तो कथन क्या है, आपने पढ़ ही लिया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कथन के अनुसार चित्र बनाना पड़ता है। हमने ये चित्र बनाया है, समझाने के लिए फिर से बना दे रहे हैं कि किसी त्रिभुज में, तो अपन ने क्या लिया, ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है,
ये त्रिभुज ले लिया। किसी त्रिभुज का है, नाम तो नहीं कहा कि कौन सा त्रिभुज लेना है, समकोण की समबाहु कैसा, तो कैसा भी अपन ने त्रिभुज ले लिया। तो किसी त्रिभुज में, ठीक है, क्या लिखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा, तो त्रिभुज की 1 2 3 भुजा होती हैं, तो कोई सी भी भुजा ले लें, तो हम प्रायः ये वाली भुजा लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो किसी त्रिभुज में ये भुजा अपन ने ली BC, हमारे चित्र में ये लिए हैं BC, ठीक है। तो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये देखिए इसके समांतर ये अपन ने ये रेखा खींच दी है, ऐसे करके ये रेखा अपन ने खींच दी है, ठीक है। खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, एक के समांतर तो हमने रेखा खींच दी, तो अन्य दो भुजा कौन सी बची, ये दो भुजा बची। तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी ये बिंदु अगर यहाँ D है और यहाँ पर बिंदु E है, तो इसका इतना टुकड़ा और ये इतना टुकड़ा, यानी AD बटे DB, ये इसका जो अनुपात आएगा वही अनुपात इन टुकड़ों का आएगा, यानी AE बटे EC, ये हुआ समान अनुपात। तो ये कहाँ से बना चित्र, ये कथन से बना कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अन्य दो भुजा ये हुई, उनको समान अनुपात में, ये समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यानी इसका अनुपात अगर 3:2 आया तो यहाँ का भी अनुपात 3:2 आया, यहाँ 5:6, अगर यहाँ 5:3 आ रहा है तो यहाँ भी 5:3 आएगा, अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये अपन को कहाँ जाना है, ये सिद्ध करने में जाना है, ये सिद्ध करने में समान अनुपात में विभाजित करती है। और यहाँ तक किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, खींची गई रेखा यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, ये भाग दिया है में चला जाएगा। तो अब हम दिया है में कैसे लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है में लिखेंगे सबसे पहले तो दिया है त्रिभुज, तो दिया है लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, ABC, अपन ने त्रिभुज का नाम लिख दिया ABC। दिया है त्रिभुज ABC में ये कौन सी रेखा, DE है ना, DE किसके समांतर है, किसके समांतर खींची, समांतर है का चिन्ह बना, बराबर का चिन्ह ऐसा बनता है, अगर आपने इसको ऐसा बना दिया तो ये काय का चिन्ह बन जाएगा, समांतर है का, है ना। तो DE समांतर है काय के, BC के, तो ये अपन ने ये लिखा कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, ठीक है। जहां ये बता सकते हैं आप कि D और E कहाँ स्थित है, और स्पष्ट हो जाएगा, जहां बिंदु D व E क्रमशः कहाँ स्थित है, क्रमशः D कहाँ पर स्थित है, AB व E कहाँ स्थित है, AC पर स्थित है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया दिया है, ठीक है, ये क्या हो गया, दिया है। आपको समझ में आ गया इतना कि किसी त्रिभुज में, ये किसी त्रिभुज ले लिया ABC, उसमें एक भुजा BC के समांतर एक कौन सी रेखा खींच दी, DE। अब बता देना आपको D और E कहाँ है, तो जहाँ D और E क्रमशः AB व AC पर स्थित है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, ये लिखा है ना कि समान अनुपात में विभाजित करती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिद्ध करना कि इतना टुकड़ा यानी AD बटे DB ये बराबर होगा, इन दोनों का अनुपात काय के बराबर होगा, ये वाली भुजा में ये अनुपात क्या हो जाएगा, AE बटे EC, ये समान अनुपात ये कहलाता है ना। तो ये कहाँ चला गया, ये सिद्ध करना में, वो कितना सरल है, एक एक लाइन समझ में आ रही होगी। और प्रमेय में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप ऐसा लिखेंगे तो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब रचना में क्या करना पड़ता है, रचना में कुछ एक्स्ट्रा काम हमें अपने मन से करना पड़ता है, जो प्रश्न की जरूरत होती है उसके अनुसार, ठीक है। तो इसको अपन को अलग करके कुछ करना है, कैसे, इसको लाइन ऐसे खींचते हैं अपन, लेकिन जब रचना करते हैं रचना को, तो इसको डॉट डॉट लाइन से ऐसे बिंदुवत रेखा से करते हैं, तो स्पष्ट समझ में आ जाता है चित्र में कि आपने रचना क्या की है एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो हमने रचना में क्या किए हैं, देखो B को E से मिलाए हैं और C को D से मिलाए हैं, ठीक है। इतना काम की, इतना पहले किया, क्या किया है, B को E से, C को D से मिलाया है, तो पहले तो इतना लिख दें
कि बिंदु बी व सी को क्रमशः किनसे मिलाए हैं, क्रमशः बी को पहले मिलाए ना, बी को कैसे मिलाए हैं, ई से, ई व, और सी को कैसे मिलाए हैं, डी से मिलाया। ये आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, बड़ा सरल है, इतना तो मिलाया। अभी कुछ और कार्य भी हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब और कौन सा कार्य किए हैं यहाँ पर देखें, एवं करके लिखेंगे, एवं यहाँ पर जैसे एक रेखा ये है और इस पर हमने ये क्या खींचा, लंब खींचा, तो जहां लंब खींचते हैं वहां पर ऐसा चिन्ह बना देते हैं, ठीक है ना, यानी ये लंब क्या कहलाएगा, यानी यहाँ 90 अंश का कोण बना रहा है। तो हमने देखे लंब कहाँ कहाँ खींचे हैं, हमने यहाँ खींचे हैं लंब, देखिए सॉरी ई एन है ना, ई एन किस पर लंब खींचे हैं, ए डी पर, ठीक है, ए डी, तथा और लंब खींचा आपने, कौन सा खींचा है, डीएम कहां पर लंब खींचा हुआ, देखिए डीएम लंब खींचा हुआ काय पर, एई पर, ये यहां लिख देंगे खींचा, इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा, रचना पूरी हो गई। अब इसके बाद उत्पत्ति पे आती है, यहाँ पर एक्चुअली प्रमेय सिद्ध होता है। अब उत्पत्ति पे थोड़ी अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे हो। तो यहाँ बहुत सरल है, थोड़ी से ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई या शीर्ष लंब, ठीक है, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पर हम पहले बात करें, ये जो चित्र बना हुआ है तो ये ए डी ई ऊपर वाला ऊपर ले लें, यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, ये वाला त्रिभुज लिए, ठीक है, बटे इस साइड देख रहे हैं अपन, तो ये वाला त्रिभुज लीजिए आप, ये वाला त्रिभुज लीजिए, ये वाला त्रिभुज ले, इतना बटे में कौन सा, बी डी ई, ठीक है, बटे क्षेत्रफल त्रिभुज बी डी ई। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दें, यहां पर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ADE का क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप इस तरफ से देखेंगे तो आधार हो गया AD, ये ऐसा देखिएगा, ये वाले भाग को, ये ऐसा, तो यहाँ पर लिखा हुआ A, यहाँ D और यहाँ लिखा हुआ E, तो ये हो गया AD आधार हो गया, और यहाँ से ये गई है तो ये क्या कहला गया, ये N जहाँ लिखा हुआ है ये ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सूत्र लग जाएगा, 1/2 आधार 1/2 गुणित आधार यानी AD गुणित ऊंचाई क्या कहला गई, EN, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया ऊपर। अब नीचे कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर थोड़ी ऐसा भी तो त्रिभुज हो सकता है, देखिएगा इस टाइप से त्रिभुज, ये यहाँ पर इस टाइप से भी त्रिभुज हो सकता है। यहाँ पर हम लिखें, अगर यहाँ लिख दें E और यहाँ पर लिखे दे रहे हैं D और यहाँ पर लिख दें B, और यहाँ से ऐसे करके ये तो ये कहलाएगा लंब यानी ऊंचाई। तो यहाँ पर जो E से लाइन गई है वो क्या कहला रही, N कहला रही। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर देखें 1/2 आधार, तो ये मानेंगे आप, आधार मानेंगे कितना, DB, आधार हो गया DB, ठीक है, गुणित ऊंचाई क्या कहलाएगी, EN, ठीक है, ये ऊंचाई कहलाई, ठीक है। इस चित्र में देखिए ये तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, DB आधार कहला गया इतना, और ये जो बाहर से ऐसे करके यहाँ पर ये ऊंचाई है, ठीक है। जब यहाँ अधिक कोण त्रिभुज बनेगा तो ऊंचाई तो स्वाभाविक है ना, देखिए त्रिभुज ऐसा बन गया। अब हम कह रहे हैं इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ऊंचाई तो ये होगी ना, ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से ये हो गया, बहुत सरल है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखें 1/2 कट जाएगा, EN और EN कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखें, यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल, सूचित करता है चिन्ह लगा करके लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे, जो कट गया उसको काट देंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज BDE
बराबर 1/2 1/2 कट गया, इसलिए काटने की बजाय यहाँ पर छोड़ देंगे, लिखेंगे नहीं, ई एन कट गया। तो बचा क्या यहाँ पर देखें, यहाँ बचा हुआ AD, ऊपर बचा AD और नीचे कितना बचा हुआ DB, ये DB। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए इतना। अब ये देखें, ये वाला पक्ष यहाँ पर ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें ये वाले पक्ष को देख करके करना है। तो ये वाले पक्ष में देखें AE कहाँ है, इस साइड है, इस साइड है AE, ठीक है, इस त्रिभुज की भुजा है। तो फिर ऊपर ये वाला त्रिभुज लेंगे, ऊपर यही वाला लेंगे जो लिखे अपन ने, लिखेंगे आप क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे, नीचे कौन सा त्रिभुज लिया जाए थोड़ी से ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज। ये देखें नीचे कौन सी भुजा लाना है, EC। तो EC कहाँ है, ये। तो अभी आपने कौन सा त्रिभुज लिया था, यहाँ पर ये वाला भाग लिए थे ना, नीचे में ये वाला भाग लिए थे। तो आप इतना छोड़ दें, तो बाकी कौन सा भाग बच रहा है, ये। तो इसको अपन ने पहले ले लिए थे, इसको छोड़ दें। अब ये वाला भाग ले लें, ये वाला भाग ले लें, इतना दिख रहा है, यानी कौन सा, BCE, ये वाला भाग ले रहे हैं बटे में, यहाँ पर BCE इस त्रिभुज को लिए। तो आप सूत्र जैसे यहाँ भी वही लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2, इसका लिखें, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए ADE, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो आधार क्या कहला गया यहाँ पर, AE। तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया AE गुणित ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई, क्योंकि इस साइड से आप देख रहे हैं ऐसे, तो ये आधार हो गया, तो ऊंचाई ये कहलाएगी। तो ये ऊंचाई यानी कि DM, ठीक है ना। तो ऊंचाई हो गई DM, ये बटे। अब ये वाले त्रिभुज की बात करें, ये जो इतना है, तो आधार ये कहलाएगा और ऊंचाई क्या कहलाएगी, यहाँ पर देखें ऊंचाई इसकी भी, ये देखें ये ऐसा बना हुआ है ना, यहाँ पर 1 मिनट, इस अधिक कोण त्रिभुज ऐसा बना हुआ है यहाँ पर इस टाइप से। तो ऊंचाई ये बाहर जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखें ये, तो इसकी ऊंचाई कहाँ गई, यहाँ गई है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2। आधार कौन सा कहला गया, EC कहलाया, AC कहलाया। और ऊंचाई कितनी कहलाएगी, DM, ठीक है। तो ऊंचाई DM हो गई। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज A, सूचित करता है चिन्ह लगा करके लिखिएगा, क्योंकि यही स्टेप आगे हल हो रही है। ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BCE बराबर क्या, 1/2 कटा, DM कट गया, तो बचा AE बटे कौन क्या है, EC, ठीक है ना। इतना अपना बचा AE बटे EC, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर AD बटे DB ये आ गया, AE बटे EC ये आ गया, लेकिन दोनों के बराबर में क्या लगा हुआ, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ, बराबर का चिन्ह। यानी हमारा उद्देश्य इसको और इसको बराबर सिद्ध करना है। तो अब कैसे बराबर सिद्ध हो, थोड़ी इसका, इन दोनों का ये कौन सा पक्ष कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सा कहलाएगा, राइट हैंड साइड। तो दोनों के आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, इस लाइन को देखें, समीकरण नंबर 1 ये वाला और समीकरण नंबर 2 ये वाला। तो यहाँ क्या लिखा है, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, यहाँ भी लिखा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, यानी ऊपर तो एक ही जैसे लिखे हैं, लेकिन नीचे देखते हैं, यहाँ लिखा है BDE और यहाँ लिखा है BCE। तो अगर त्रिभुज BDE और त्रिभुज ये जो नीचे लिखा हुआ है त्रिभुज BCE, ये आपने किसी भी तरीके से अगर बराबर कह दिए, ये दोनों त्रिभुज ये जो लिखे हैं ये और ये, इनके क्षेत्रफलों को आपने अगर किसी भी प्रकार से बराबर सिद्ध कर दिए, तो क्या हो जाएगा कि ये वाला पक्ष ये और ये पूरा पक्ष, मतलब ये वाला पक्ष ये और ये वाला पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, तो ये पक्ष
बराबर हो गए। तो सवाल सिद्ध हो जाएगा प्रमेय। अब बात यहीं अटकती है कि ये दोनों बराबर कैसे सिद्ध हो। तो यहाँ पर एक प्रमेय लगेगा जो आपने कक्षा 9th में पढ़ा है, वो हम यहाँ पर बता देते हैं, चिंता ना करें आप, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद करना है एक्चुअली यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर है ना, चूंकि लिखेंगे DE समांतर है काय के, BC के। ये कहाँ से पता चल गया आपको DE समांतर है BC के, कहाँ से पता चल गया भाई, ये दिया है ना यहाँ पर, ये तो यहाँ लिख सकते हैं दिया है। अब प्रमेय कौन सा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे ये लाइन और ये लाइन समांतर हो गए और दोनों ये दो त्रिभुज जो बने हुए हैं, एक इस साइड बना हुआ त्रिभुज देखें, एक लाइन ये है दूसरी रेखा ये है। अब यहाँ से देखो एक त्रिभुज अपन ने ऐसा बनाया, ये और ये बनाए, तो ये वाला आधार हुआ ना, ठीक है। एक त्रिभुज ये वाला बन गया, कौन सा बन गया, DB और C। अब हम यहाँ पर दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं देखिएगा, यहाँ B से शुरुआत करते हैं और ऐसे ले जाते हैं, यहाँ पर लिख दिए E और ये मिला दिए, तो ये दोनों त्रिभुज ये और ये बना रहे हैं। तो दोनों स्थिति में ये आधार उभयनिष्ठ हो रहा है ना, तो यहाँ पर प्रमेय लगेगा चूंकि उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाओं के बने, चूंकि उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज मतलब ये वाला और ये वाला त्रिभुज दोनों बराबर होंगे। तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर नोट किए देते हैं इस लाइन को कि उभयनिष्ठ आधार व समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये अपन ने रीजन लिख दिया, कारण होते हैं, ठीक है, कारण लिख दिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः क्या बराबर हो गई भाई, अतः यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः क्षेत्रफल त्रिभुज BDE काहे के बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज, ये BDE ये वाला, और दूसरा कौन सा बन रहा है CDE है ना, CDE, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो गए। इसको आप डाल दें समीकरण नंबर 3, ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 व 3 से क्या निष्कर्ष निकल आएगा कि भाई ये दोनों तो वैसे ही बराबर थे, इन दोनों को हमने 3 में बराबर कर दिया, तो ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है, इसलिए ये और ये भी बराबर हो जाएंगे। क्या लिख देंगे कि ये AD बटे DB बराबर AE बटे EC। वैसे इसको थोड़ी सा और अगर आप खींचना चाहें, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। दोनों के बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों के दायां पक्ष भी बराबर होंगे। पर कई बार क्या होता है, शब्दों में जब लिखते हैं ना तो कुछ शब्द चूक जाते हैं अपन, तो गलती हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका है कि समीकरण 1, 2, 3 से लिख दीजिए, ये जो आपको प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया, और यहाँ आखिरी में लिख देंगे इति सिद्धम, तो ये हो जाएगा आपका प्रमेय सिद्ध हो गया। कितना सरल है, ऐसा आप करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर खंड खींच के ना कीजिएगा, इसको नीचे लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरे 4 में से 4 नंबर आपको मिलेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो विद्यार्थियों कैसी रही आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और हमें उम्मीद है कि आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी और आप इसी तरीके के और भी वीडियो कंटिन्यू पूरी गणित के चाहते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हल सहित मिलते जाएं और आप समझते जाएं, घर बैठे ही आपकी बहुत अच्छी कोचिंग होती जाए। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस साइड पर आपको रेड कलर से सब्सक्राइब अगर लिखा है तो उसको एक बार टच कर लेना है और जो नोटिफिकेशन के लिए घंटी का चिन्ह बन करके आता है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले वीडियो मिलते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक पूरी गणित की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको क्रमबद्ध रूप से अच्छे से नए कोर्स के अनुसार, जो नया जो पाठ्यक्रम है ना 30% हटा करके बचा है जो, तो उस पाठ्यक्रम के अनुसार आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करके पहुंचाएं। तो विद्यार्थियों अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा जिससे वे भी अच्छे से पढ़ सकें और सभी अच्छे नंबर से पास होंगे। खुशियां बांटने से ही खुशियां मिलती हैं। तो विद्यार्थियों शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, उन्हें अपन समझेंगे। तब तक आप बहुत अच्छे से और सजग होकर के पढ़िएगा क्योंकि अब परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है, समय बहुत कम है और इस कम समय में भी आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए, यही हमारा प्रयास है। तो विद्यार्थियों तब तक के लिए बाय, जय हिंद।